जब आपकी तिहाड़ जेल में पोस्टिंग हुई तो वहाँ का माहौल कैसा था और आपको क्या क्या लगा कि हमें ये चेंजेस करने चाहिए और क्या क्या आपने इम्प्लीमेंट किया फिर उसके बाद? हम लोगों ने उनको बिज़ी रखने के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी शुरू करी। ओलंपिक जेल के अंदर जो डिफरेंट जेल्स होती हैं उनमें आपस में कंपटीशन कराया, डांस कंपटीशन कराया, जैसे इंडियन आइडल होता है ऐसे हम लोगों ने जेल में भी किया। तो मैम आपको क्या लगता है जेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या टूटता है, शरीर, मन या उम्मीद? तीनों के ऊपर असर होता है। उन दिनों महिलाओं को जैसे कहते थे कि पेट्रोल डालकर या केरोसिन डालकर जला दिया जाता था दहेज के लिए, तो ये वो दौर था। छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत होती थी महिलाओं के साथ, बसेस में, सड़कों पर, कहीं पर भी। तो हम लोगों ने एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। 1091 की हम लोगों ने शुरुआत की, हेल्पलाइन की, कि महिलाएं अपने घर में बैठकर ही फ़ोन कर सकती हैं या जहाँ भी कहीं हो। कई बार ऐसे केसेस होते हैं, रेप केस होते हैं, वो कई बार इसीलिए हिचकती हैं कि उनसे इस तरह के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और 50 बारी पूछे जाते हैं कि उनको लगता है कि यार ये सब मेरे साथ पहले से ये सब चीज़ें हुई हैं और मुझे और भी जाके वहाँ पे बार-बार। कुछ लोग सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, कुछ लोग सिस्टम के अंदर रहकर उसकी सोच बदल देते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही आईपीएस ऑफिसर की कहानी है जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत 1978 में की। अंडमान निकोबार की पहली पोस्टिंग से लेके विमेन सेल के सेंसिटिव केसेस तक, डॉरी डेथ के खिलाफ लड़ाई और फिर एशिया के सबसे बड़े जेल कॉम्प्लेक्स तिहाड़ तक, एक ड्यूटी नहीं, एक मिशन को जिया। उन्होंने हमें सिखाया कि जेल सिर्फ एक सजा की जगह नहीं होती, सुधार की भी हो सकती है। एक कैदी सिर्फ फाइल नहीं होता, उसके पीछे उसकी पूरी कहानी होती है। 1091 विमेन हेल्पलाइन जैसे इनिशिएटिव्स हो, प्रिजन रिफॉर्म्स हो या फिर यूनिफॉर्म के अंदर इंसानियत को जिंदा रखना, मैम ने पावर को अथॉरिटी से नहीं, कंपैशन से डिफाइन किया। आज हम किसी डेजिग्नेशन से नहीं, एक ऐसी पर्सनैलिटी से बात करेंगे जो एक लीडर, एक रिफॉर्मर और एक ऐसी इंसान जिन्होंने पावर और स्ट्रेंथ को सेंसिटिविटी के साथ जिया। प्लीज वेलकम फॉर्मर डीजी तिहाड़ जेल आईपीएस ऑफिसर मिसेस विमला मेहरा मैम। मैम होप कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बेहद खुशी हुई है कि आप हमारे शो में आए और आपने सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो हम चाहते हैं कि जनता तक वो पहुँचे। मैम मुझे खुशी है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है अपने काम के बारे में बात करने के लिए। और अगर लोग मुझे याद करते हैं काम के बारे में, मेरे जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है समाज के प्रति, महिलाओं के लिए, और अपने जॉब को मैंने मन लगा कर किया है, तो अगर उसको लोग पहचानते हैं उस काम को और मुझे याद करते हैं उन कामों को लेकर, तो मुझे बहुत खुशी है कि उसके बारे में आप बात कर रहे हैं आज हमसे। मैम मैंने आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे, तो लाइक आपने लोगों की लाइफ चेंज की है मैम, और वो चीज़ मैंने देखी। आप बैठे हुए एक मैम के साथ इंटरव्यू कर रहे थे, तो कैसे जो जेल के कैदी हैं उनकी लाइफ के अंदर आपने कितना चेंज किया, उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस भरा, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती मैम। हाँ, आई थिंक सभी लोग डिफरेंट किस्म के होते हैं और शायद मेरे अंदर एक सेवा भाव, और वो भी ज़्यादा खुलकर इसलिए हुआ कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ी। आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे एक क्लैरिटी दी कि हाँ, दूसरों की सेवा, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग का जो हम कोर्स करते हैं उसमें हमें सिखाया जाता है कि आप सेवा भाव ज़रूर होना चाहिए, सेवा एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। तो वो सेवा जब करते हैं तो एक अंदर से सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और भी ज़्यादा करने की इच्छा होती है, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो आपके साथ और अच्छा होने लगता है। सो वो अच्छा काइंडनेस जो है वो आपके पास कई गुना होकर वापस आती है। बिल्कुल सही बात है मैम। तो मैम आपके लिए जेल का मतलब क्या है, सजा, सुधार या इन दोनों के बीच का कुछ? जेल लोगों को सुधारने की जगह है और सजा भी अपने आप में एक उसका ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है, सुधार भी और सजा भी। और लोगों को जब सज़ा मिल जाती है तो उनको समझ में आता है कि आज़ादी जो वो एंजॉय कर रहे थे बाहर, उसका क्या मायने हैं, और अगर कुछ गलत काम हो जाता है या कर दिया जाता है या डेलिब्रेटली आप करते हो
तो उसकी सज़ा काफ़ी सख्त होती है। और आज़ादी को खोना बहुत मतलब आपकी पूरी ही ज़िंदगी को बदल देता है। बिल्कुल सही बात। तो मैं कहूँगी कि सुधार और सज़ा दोनों ही जेल का उद्देश्य है। और जेल का यही है कि ऑब्जेक्टिव हमारा जेल में यही रहता है कि हम लोगों को किस तरह से सुधारें। सज़ा तो मिलती ही है जो लोग वहाँ गए हैं, लेकिन हम उनके जीवन में किस तरह से बदलाव लाएं, अपनी गलती का वो एहसास करें। बहुत सारे लोग अपनी गलती का एहसास करते हैं जेल में पहुँचने के बाद, कि एक छोटी सी गलती से उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ गया। तो बहुत लोग सुधर भी जाते हैं, काफ़ी सारे लोग सुधरते हैं। तो उद्देश्य तो जेल का यही है, सुधार और सज़ा दोनों। बिल्कुल सही बात है। तो मैम, जब आप तिहाड़ जेल की डीजी बनी, तो आप जब गए तो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ क्या चुभी वहाँ पे जाके? चुभने का मतलब ये है कि मुझे तकलीफ़ होती है जब कई बार गलत वजह से लोग फंस जाते हैं, फंसा दिए जाते हैं। तो वो दुख होता है वो देखकर। तो यही है, बाकी तो देखिए, जिसने कुछ किया है सज़ा तो उसको भुगतनी ही पड़ेगी। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जैसा भी न्याय होता है वो हम सब लोगों को पता है, हमारे अनुभव बताते हैं कि बहुत देर से न्याय मिलता है, समय बहुत लगता है। तो एक हमारे कहीं ना कहीं लोग उसका जो ये जो डिले होती है उसका शिकार हो जाते हैं। तो कई बार पूरा जीवन उनका बदल जाता है और उनका पूरा परिवार उससे अफेक्टेड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये तकलीफ़ की चीज़ें हैं जब आप देखते हो कि काफ़ी सारे गरीब लोग जिनको वकील की सुविधा नहीं मिलती है या अच्छा वकील नहीं मिलता है, तो वो किस तरह से सिस्टम का शिकार हो जाते हैं। और डिले का भी मतलब ऐसे केसेस उन लोगों को ऐसे केसेस में डिले जो है उनका जीवन किस तरह से बर्बाद हो जाता है, डिले की वजह से, अच्छी सहायता न मिलने की वजह से। तो ये सब चीज़ें तकलीफ़ तो देती हैं कि सिस्टम की कमियों की वजह से किसी को परेशानी हो रही है। और अच्छा वकील नहीं मिलता तो काफ़ी उनका समय जेल में गुजर जाता है, बेल नहीं मिलेगी, लंबे समय तक जेल में रहेंगे। तो हालांकि उस सिस्टम में जो डिले हो रहा है उसमें उसका कोई कारण नहीं है। उनका पर्सनली ऐसा कोई वो नहीं है कि वो जेल में इतना समय काटें, लेकिन उनको काटना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कुछ सिस्टम की कमियां हैं जिसको आई थिंक सरकार एड्रेस करती भी रहती है समय समय पर। लेकिन ऐसे जब चीज़ें हो जाती हैं, आपकी नज़र में आती हैं, आपके नोटिस में आती हैं, तो उन चीज़ों से तकलीफ़ तो होती है। और मैम, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो आपको तो शायद ज़्यादा तकलीफ होती होगी देख के, क्योंकि हम लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों से कि यार अगर हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो सब चीज़ें कैसे ख़राब हो सकती थी। हाँ, ये सब चीज़ें देखकर तकलीफ़ होती है और हम कोशिश करते थे कि हमारे नज़र में कोई चीज़ आ जाए तो हम उसकी मदद किस तरह से करें। ओके। अब जैसे हर जेल में हम वकीलों की सुविधा सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, तो हम कोशिश करते थे कि हर एक को सुविधा मिले। और जितनी भी मदद हो सकती है, चाहे वो कानून की मतलब कानून का पालन करने के साथ साथ उनको सही समय पर न्याय मिल जाए और डिले ना हो जस्टिस मिलने में। तो इस तरह की कोशिशें लगातार हमारी जारी रहती हैं और हम कोशिश करते हैं कि जेल का भी जितना उनका स्टे है वो सुधार में और उनको बिज़ी रखने में रखा जाए, ताकि वो कुछ सीखें जेल में और सुधरें भी, सीखें भी। और काफ़ी लोग तो इस तरह का करते हैं कि काफ़ी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो उनमें हुनर है उसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कारपेंट्री का काम कर लिया, खाना बनाने का काम कर लिया, तो उनको डेली वेजेस भी मिलते हैं। काफ़ी लोग तो अपना जो खर्चा होता है वो जेल से में काम करके डेली वेजेस से ही अपनी कमाई करके
और कई बार तो अगर वो बचत से काम करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से खर्चा करते हैं, तो अपने परिवार की भी मदद कई बार कर सकते हैं। तो कई लोग बहुत मेहनती भी होते हैं, हमने सब तरह के लोग देखे हैं, और मेहनत करके वो किस तरह से अपना समय भी गुजार रहे हैं, और कुछ सीख कर बाहर जब निकलेंगे वो लोग, या निकले हैं जो शिक्षा लेकर बाहर भी जो लोग आए हैं, तो उन्होंने अपना काम शुरू किया है जो उन्होंने काम सीखा था। सो बहुत मतलब आपको हर तरह का अनुभव देखने को मिलता है, अच्छा भी और ख़राब भी। तो जो बहुत हार्डन लोग हैं उनको सुधारना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी कोशिश तो जारी रहती है कि हम उनको भी सुधारें। हाँ जी। तो मैम, जब आपकी तिहाड़ जेल में पोस्टिंग हुई तो वहाँ का माहौल कैसा था, और आपको क्या क्या लगा कि हमें ये चेंजेस करने चाहिए, और क्या क्या आपने इम्प्लीमेंट किया फिर उसके बाद? जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे शुरू में तो अटपटा लगा कि कहाँ मैं जेल में जाऊंगी और वहाँ काम संभालूंगी। तो लेकिन एक चैलेंज भी था कि एक टफ असाइनमेंट है, मतलब ये मानी जाती है कि टफ असाइनमेंट है, और बिल्कुल अलग है पुलिस, यूजुअल पुलिसिंग से। तो एक चैलेंज की तरह मैंने इसको लिया, और जब गई तो जब काम शुरू किया तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। मज़ा इसलिए कि वहाँ काम करने का बहुत स्कोप था, आप बहुत काम कर सकते थे, क्योंकि जेल का मतलब है सुधार। हाँ जी। एक ऑब्जेक्टिव जेल में भेजने का ये रहता है कि लोगों को सुधारा जाए। हाँ जी। तो जब सुधारने का आपको मौका मिल रहा है तो बहुत स्कोप है, बहुत काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वहाँ जाके फिर मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, और बहुत काम करने में मुझे अच्छा लगा, बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। क्योंकि जब आप कैदियों से बात करते हो, जब परिवार से दूर रह रहे हैं, आप उनसे बात करते हो, उनकी परेशानी को समझने की कोशिश करते हो, और ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह की सुविधाएं हम उनको दें सुधारने के लिए, और उनको आगे जीवन जो है उनका ठीक हो सके, और जब वो जेल से जाएं तो वो अच्छा जीवन यापन कर सकें। तो ये सब चैलेंजेस समझने के लिए, और उसके लिए कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके लिए भी बार बार मैं ऑफिस में कम समय गुजारती थी और जेल में विज़िट ज़्यादा करती थी। ओके। और कैदियों से बात करती थी, क्योंकि उनसे बात करने से ही समझ में आता है, और बार बार आप विज़िट करते हो तभी चीज़ें समझ में आती। तो हम लोगों ने बहुत काम किए, और शायद मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे अच्छी टीम मिली काम करने के लिए, और मेरी पूरी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया और बहुत काम किया मेरे साथ मिलकर। मेरी वो जो इच्छा थी, या मेरा जो उद्देश्य था कि हम लोगों को सुधारें भी, और उनका जीवन जो है जेल का उसको थोड़ा कंफर्टेबल बनाएं, और कि वो जब जेल से निकलें तो अच्छे नागरिक बन के निकलें, और उनकी हालत जो है वो बेटर होनी चाहिए। जब जेल में आए और जब जेल से निकले तो उनकी हालत में सुधार होना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी शुरू करी। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि जेल में जो लोग रह रहे हैं उनको खाने पीने की तो सुविधा होनी चाहिए, ताकि वो बीमार ना पड़ें और ज़्यादा परेशान ना हो, उनके परिवार वाले भी बहुत परेशान ना हो। जब आप खाना ठीक से खा रहे हो जेल में, तो खाना ठीक से मिल रहा है तो फिर आपकी सेहत भी ठीक रहती है। ऑल्दो जेल में हॉस्पिटल रहता है, दवाइयाँ मिलती हैं, बट कोशिश यही रहती थी हमारी कि हम उनको खाना भी सही दें, और कैदी खुद खाना बनाते हैं, तो जो रॉ मटेरियल होता है खाना बनाने के लिए वो अच्छा, उनको अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहती थी। और दूसरा ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम उनको जितना बिज़ी रख सकें उतना हम उनको बिज़ी रखने की कोशिश करें, ताकि वो अपने परिवार की कमी को महसूस ना करें। जेल में ही उनके जो साथी हैं उन्हीं को दोस्त बनाएं, उनके साथ मिलकर काम करें, और बाहर से हम लोग ट्यूटर्स, ट्रेनर्स सब का इंतज़ाम करते थे। जैसे हमने अगर फैशन डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया है जेल में, तो टीचर्स और ट्रेनर्स, कटर्स, हाँ जी, और इक्विपमेंट सारा उसके लिए जो चाहिए वो सब हम उनको मुहैया कराते थे।
तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे महिला जेल में हम लोगों ने ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी, ब्यूटी ओह! पार्लर कैसे चलाया जाए, उनको ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग दी। तो और पेंटिंग, और हम लोगों ने एफएम रेडियो की शुरुआत करी जेल में। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जिसमें सभी के लिए कुछ करने को। हुँ। अगर कोई म्यूज़िक का शौकीन है तो वो म्यूज़िक की प्रैक्टिस करे, म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं तो हमने उनको इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए। अगर वो कारपेंट्री का काम करना चाहते हैं तो हमने उनको कारपेंट्री की जो हमारी बहुत बड़ी वर्कशॉप है उसमें काम दिया, काम सिखाने के लिए ट्रेनर भी रखे। और जो भी कपड़े की बुनाई है, दरियाँ बुनते हैं, कपड़ा बहुत बनता है जेल में, और काफ़ी काम होता है। तो हुँ। कोई टेलरिंग सीखना है, हम लोगों ने होटल मैनेजमेंट के लोगों को बुलाकर उनको कैसे खाना बनाना है, कैसे रेस्टोरेंट चलाना है, उसकी भी ट्रेनिंग दी। वाओ! तो हर तरह की ट्रेनिंग हम लोगों ने उनके लिए मुहैया कराई। कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग कराई, क्योंकि काफ़ी लोग कंप्यूटर भी सीखना चाहते थे। और करीब 30 से 40% लोग ऐसे आते थे जेल में जिन्होंने जो अनपढ़ थे। हुँ। तो हमने हर एक को 100% हमने लिटरेट बनाया। हुँ। मतलब जेल में हायर क्लासेस, एमबीए भी कुछ लोगों ने हाँ, किया। वेरी नाइस। तो हर इस तरह की सुविधा कि लोग जो उनकी इच्छा है, जो उनका इंटरेस्ट है, बैंड है तो इंस्ट्रूमेंट्स बनाना, गाना गाना चाहते हैं तो गाना सीखें। तो हर तरह की एक्टिविटीज़ हम लोगों ने जेल में मुहैया कराई। पेंटिंग करना चाहते तो पेंटिंग की सुविधाएं उनको दी गई। तो जैसी भी उनकी इच्छा थी या उनमें टैलेंट था, उसको आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने उनको उस तरह की चीज़ें सिखाई, ताकि वो 24 घंटे बिज़ी रहें। खाली दिमाग शैतान का घर होता बिल्कुल है, सही ये तो बात है। सभी जानते हुँ, हैं। हुँ, तो हम लोगों ने ऐसे काम शुरू किए कि वो खाली ना बैठें। जब हुँ। खाली नहीं होंगे तो फिर आपस में झगड़ा भी नहीं होगा, मनमुटाव भी नहीं होगा, और थक के जब चूर हो जाएँगे तो फिर तो अच्छे से सो जाएँगे। सही बात है। तो ये हमारी कोशिश रहती थी। हम लोगों ने बहुत काम किया, और हमने 1 साल में 31 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया तिहाड़ से। वॉव! तो एक बहुत अपने आप में उपलब्धि थी, और जितना हम काम करते थे उतना ही उसके जब नतीजे देखते थे तो स्टाफ भी और मैं भी बहुत उत्साहित होते थे। तो हर रोज़, हर महीने, हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया हम लोग काम शुरू करते रहते थे। यहाँ तक कि हम लोगों ने रोज़गार मेला भी लगाया, क्योंकि वॉव! लोग इतना कुछ सीख गए थे कि उनको जॉब जैसे निकलने वाले हैं हुँ, 2-3 महीने में लोग, तो हमने रोज़गार मेले में उनको इंटरव्यू की भी ट्रेनिंग दी कि कैसे आपने इंटरव्यू देना है। बाहर के लोग जब जॉब के लिए इंटरव्यू लेने आए तो उन हुँ, लोगों को काफ़ी ट्रेनिंग दी गई, तैयार किया गया, उनके नए कपड़े सिलवाए गए, ताकि इंटरव्यू के लिए जैसे वो अपने आप को प्रेज़ेंट करें तो वो प्रेज़ेंटेबल होने चाहिए। हुँ, तो रोज़गार मेले भी हमने 2-3 बार किए, पेंटिंग एग्ज़िबिशन्स हमने कराईं। बहुत इस तरह से लोगों को, मतलब मैं देखती थी कि कैदियों में भी हम में जितना उत्साह था उससे ज़्यादा कैदियों में भी उत्साह होता था कि हम भी ये करेंगे, हम ये हुँ, करेंगे। तो कई लोग तो आगे आते थे, हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। तो अच्छा लगता है देखकर कि सब मिल-जुल कर जब काम करते हैं। हम लोगों ने उनको बिज़ी रखने के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी शुरू करी। ओलंपिक जेल के अंदर जो वॉव! डिफरेंट जेल्स होती हैं उनमें आपस में हुँ, कॉम्पिटिशन कराया। डांस कॉम्पिटिशन कराया, जैसे इंडियन आइडल होता है, ऐसे हम हाँ जी। लोगों ने जेल अरे में भी वाह! किया। वेरी नाइस। सो इस तरह से लोगों को बिज़ी रखने के लिए और उनकी टैलेंट को सुधारने के लिए, उसमें काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो गाना गा सकते हैं, या ड्रामा कर सकते हैं, या बैंड में कुछ हिस्सा ले सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। तो हुँ, काफ़ी लोगों ने अपने आप को समझा भी। सो हुँ, हमने उनको मौका भी दिया, माहौल भी दिया, और अवसर भी मिला उनको करने का। तो हम लोगों ने कई फ़ैशन शो भी किए, तिहाड़ जेल के अंदर भी और बाहर भी। उनके बनाए हुए कपड़े शोकेस किए गए। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वॉव! जो 31 देशों के लोग आए थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो जेल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। अच्छा। तो उसमें हम लोगों ने शोकेस किया, उन्होंने जो भी चीज़ें बनाई थी उसको। तो काम करने में सैटिस्फैक्शन भी मिला, और लोगों के जीवन में सुधार भी आया, और हमारे स्टाफ को भी बहुत अच्छा लगा कि काम करने का मौका मिल रहा है, अपना हुँ, काम दिखाने का भी, और उनकी डेडिकेशन भी समझ में आती थी।
तो इस तरह से सबके लिए विन विन सिचुएशन हो गई। और जब काम सीख के गए लोग काफ़ी बाहर, तो मुझे पता लगा कई लोगों को जॉब्स भी मिली अपने जो उन्होंने सीखा था उसके बेसिस पर। कई लोग रेडियो जॉकीज़ भी बने, अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो में भी, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे। सो सभी के लिए अच्छी थी चीज़ें ये, और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला ये सब काम करके। वेरी नाइस मैम, हेड्स ऑफ यू मैम। अब अभी जो आप बता रहे हो ना सारी चीज़ें, इसको मैं इमेजिन कर पा रही हूँ और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये एक जेल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा समाज है जिसके जैसे पहले राजा महाराजाओं के एक छोटा सा वो होता था, उस तरह से कि पूरा हर जनता का ख्याल रखा जा रहा है, किसके अंदर क्या टैलेंट है उसके ऊपर उसके लिए काम किया जा रहा है। तो पूरा मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि मूवी चल रही है, ये जेल नहीं है, मूवी है कोई कि अपनी जनता को कैसे हम आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। काम करने लगो ना तो फिर कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है। तो जैसे एक काम शुरू किया तो फिर पता लगा कि दूसरा काम भी शुरू कर सकते, तीसरा काम भी शुरू कर सकते हो। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ ना बढ़ती गई और स्टाफ को भी मज़ा आता है कि हमने इतनी बिक्री कर ली तो हम और कर सकते हैं, इतनी अच्छी दरियाँ बन गई तो इतने लोग मांग रहे हैं। लोग मतलब फिर डिमांड भी बहुत हो जाती है ना, कि जब लोगों को पता चलता है इतनी अच्छी चीज़ जेल में बन रही है। अब जैसे सरसों का तेल अगर जेल में बन रहा है तो उसमें मिलावट तो होगी नहीं। सही बात है। तो वो तेल की बहुत डिमांड होती थी। अचार महिला जेल में बनते थे और दूसरी जेलों में भी बनते थे, अगरबत्तियाँ बनती थी। तो बहुत मतलब कि एक्टिविटी से एक्टिविटी जुड़ के बहुत काम हो गए थे। और टेलरिंग का काम बहुत होता था। और शायद बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी याद भी नहीं है कि हम लोगों ने क्या क्या किया। और एक रेस्टोरेंट भी हम लोगों ने खोला, और गार्डनिंग का भी हम लोगों ने काम काफ़ी शुरू किया। और मतलब जो चीज़ बाहर प्रोडक्शन में आ सकती है वही चीज़ हम लोगों ने कोशिश की। आपकी बेकरी भी बेकरी तो बहुत बहुत बड़े लेवल पर, नमकीन और बेकरी तो अभी भी बहुत अच्छी चल रही है। और उसकी डिमांड भी बहुत रहती है। मतलब मुझे लगता है कि वहाँ पे कैदियों के लिए परिवार को छोड़ के बाकी सब कुछ सुविधाएं होती थी, काम करने की भी स्वतंत्रता, अपने स्किल बढ़ाने की भी स्वतंत्रता। तो मतलब उसके अलावा मतलब कि एक जगह पे वो रह रहे हैं, उनको फैमिली के अलावा और कुछ कमी मुझे लगता नहीं महसूस होती होगी उस टाइम पे। कोशिश तो यही रहती थी कि हम किसी तरह से उनकी जो फैमिली के साथ कम्युनिकेशन है वो भी इम्प्रूव करें। जो लोग अच्छा व्यवहार करते थे जेल में उनको रिवॉर्ड के तौर पर उनकी फैमिली से पर्सनली भी मिलाया जाता था। तो यही कि हम लोगों ने सेमी ओपन जेल की भी शुरुआत की। दिल्ली में पहली सेमी ओपन जेल नहीं थी, फिर हम लोगों ने सेमी ओपन जेल की शुरुआत करी, क्योंकि अच्छा व्यवहार अगर कैदियों का है तो उनको मौका मिलना चाहिए कि वो जेल के बाहर आकर सेमी ओपन जेल में मतलब सेमी आज़ादी के साथ वहाँ पर बैरक्स में रहें। तो वो लोग बाहर जाते थे काम करने, फिर रात को आते थे सोने के लिए। उनको रहने के लिए बाहर सलाखों के पीछे नहीं, एक क्वार्टर्स हम लोगों ने कुछ नियत कर लिए थे। अच्छा। और वो उन क्वार्टर्स में रहते थे। और अपना खाना भी खुद बनाना, और उनको मूवमेंट की भी सुविधा, मतलब सलाखों के पीछे नहीं है, वो एक बैरक में जैसे रहते हैं ऐसे रहते थे। और वो अपना काम भी बाहर आके कर सकते थे। सो कुछ लोगों ने तो छोले वोले बनाकर भी बेचते थे। हम लोग कई बार लंच वहाँ से लेके खाते थे। अच्छा। सो इस तरह की चीज़ें और क्रिएटिविटी को हम लोगों ने जो महिला जेल की शुरुआत के तौर पर हम लोगों ने महिलाओं की जो क्रिएटिविटी थी उसको कंपाइल करके तिनका तिनका तिहाड़ करके हम लोगों ने एक किताब पब्लिश की, क्योंकि उनकी कविताएं बहुत अच्छी थी। और उनकी जो एक कविता थी उसको हम लोगों ने तिहाड़ की जो 1 किलोमीटर की दीवार है बाहर की, उस पे हमने एक कविता को लेकर उसको पूरा पेंट कराया है। स्ट्रीट आर्ट की तरफ से उन्होंने पूरी एक कविता को एक ब्लॉक में एक अक्षर लिखकर पूरी कविता को प्रिंट किया। और मुझे इतनी खुशी हुई जब किसी ने वो पूरा देखा, उसकी वीडियो फिल्म बनाई और उसको म्यूज़िक में मतलब म्यूज़िक वीडियो बना दिया उसका। हाँ, ड्राइव करते हुए उसने म्यूज़िक ऐड किया और वो पूरी वीडियो बनाई। तो हम जैसे करते थे, लोगों को भी हमें मोटिवेट करने के लिए जैसे वो और आगे हमें उत्साहित करते थे कि
इस तरह से हम लोगों ने नवग्रह वाटिका लगाई सेमी ओपन जेल में, एक नवग्रह वाटिका कि लोग पेड़ों की भी देखभाल करें, क्योंकि एनर्जी भी नवग्रह वाटिका की वजह से थोड़ी एनर्जी भी अच्छी होनी चाहिए माहौल में। तो बहुत मतलब आइडियाज़ जैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे उससे और कई गुना आइडियाज़ हमारे पास में आते रहते थे, और हम लोग खुशी खुशी उन आइडियाज़ को करते थे। हमने एयरफोर्स बैंड को भी अंदर उन्होंने आके कैदियों के उसके लिए 2 बार उन्होंने अपने बैंड को भेजा एंटरटेनमेंट के लिए। वाह। सो तो जो आपने तिनका तिनका तिहाड़, जो ये आपने बुक पब्लिश करवाई थी, इसके अंदर आपने काफ़ी सारे कैदियों की कविताएं लिखी हैं, और उसके अंदर महिलाओं की हाँ, कविताएं, महिलाओं की महिला कविताएं जेल लिखी की। हैं। तो मैम, जो तिनका तिनका तिहाड़ जो बुक है, वो उसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है मेरे ख्याल से, तो हाँ मैंने हाँ पढ़ा था। बिल्कुल, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जी। हाँ जी। कहीं भी किसी भी दुनिया की जेल में इस तरह की प्रोडक्शन की लिटरेरी प्रोडक्शन नहीं हुई है, तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये आया कि आप लोगों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया है। बहुत ही सेटिस्फाइंग, मतलब क्रिएटिविटी को भी, और पेंटिंग्स वगैरह जेल को भी सजा के रखते हैं कैदी, जो भी पेंटिंग सीखते हैं वो फिर अपनी जेल को सजाते हैं। और जैसे आप जेल में एंटर करते हो तो आप देखते हो कि क्रिएटिविटी सब जगह दिखाई देती है, वेल मेंटेन्ड सिस्टम है, और सभी लोग सभी कैदी बिज़ी रहने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो अपना अच्छे से काम करते हैं। जब आपको माहौल अच्छा दे देते हो तो मुझे लगता है कि वो अच्छाई ही बढ़ाती है, अच्छाई से अच्छाई ही बढ़ती है। सो इस तरह का मैंने माहौल देखा, और जितना काम करते थे वो लगता था और किया जा सकता है, और किया जा सकता है, और उत्साहित होकर हम और काम करते थे। अभी जैसे आप बता रहे हो ना, जेल में जाना किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी जाके देखना चाहिए कि मतलब इतना अलग वहाँ पे कल्चर होता है, बिल्कुल अलग समाज होता है। तो मतलब ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी जाके देखूं कि यार बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं जेल के अंदर भी, लोग इतना काम करते हैं, कितनी पॉजिटिविटी है सलाखों के पीछे भी। हमने कोशिश की कि हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। हम लोगों ने हर एक रिलीजन के रिलीजियस लीडर्स आते थे। अब जैसे दिवाली है या दशहरा है या कोई और त्यौहार है, ईद भी है, तो सारे त्यौहार पूरी तौर तरीके से मनाए जाते थे, और रिलीजियस लीडर्स आकर अपना जेल में आते थे और लोगों को अच्छी शिक्षा भी देते थे। क्योंकि रिलीजन, आप जब त्यौहार वगैरह मनाते हैं तो हर एक त्यौहार का एक मैसेज होता है, तो वो मैसेज को याद करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सभी के लिए जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो जैसे सहज योग है, आर्ट ऑफ लिविंग है, और दूसरे जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं सब आके वहाँ पर, और इवन चर्च के लोग आके वहाँ पर अपना समय देते थे, और इवन मुस्लिम टीचर्स आके अपना ईद के समय में आते थे। और वैसे भी जो भी अच्छी शिक्षा देना चाहे वो उसको हम स्वागत करते थे कि आप आकर लोगों को दिल दिमाग को बदलने की कोशिश करिए, उनको सुधारने की कोशिश करिए। हमने तो माहौल ही देना है, और आपकी मदद से हम अगर कुछ लोगों को सुधार पाए, अगर हम कुछ परसेंटेज को भी सुधार पाए तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। हाँ जी। यही हमारा उद्देश्य रहता था। अति सुंदर है। सो वो भी एक रिकॉग्निशन था हमारे लिए, और उस बुक को बहुत पसंद किया गया। वो जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन, वो कॉन्फ्रेंस हुई थी जेल एडमिनिस्ट्रेटर्स की, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर्स की, तो वो विज्ञान भवन में हुई थी। होम मिनिस्टर ने उनको उस कॉन्फ्रेंस को इनागोरेट किया था। तो उस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने ये बुक को रिलीज़ किया था, और सबको खुशी हुई कि हम इतना क्रिएटिव और अच्छा काम कर रहे हैं। शोकेस करने का हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, और हम लोगों ने कुछ सीडीज़ भी रिलीज़ करी, क्योंकि म्यूज़िक बहुत पॉपुलर और एक बहुत अच्छा माध्यम था लोगों को शांति देने का, या उनको बिज़ी रखने का, और अपनी टैलेंट को मतलब सुधारने का। तो हर जेल में कुछ अलग अलग तरह के सिंगर्स थे, तो उनकी सीडीज़ भी हम लोगों ने काफ़ी सारी रिकॉर्ड की, और इस तरह से उनकी क्रिएटिविटी को हम लोगों ने शोकेस किया अच्छे से। वाह।
तो मैम आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि आपने एफएम रेडियो की भी शुरुआत की, तो आपको इसकी परमिशन बहुत इजीली मिल गई थी या फिर आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा था? एफएम रेडियो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, विद इन द जेल प्रेमिसेस एक कम्युनिकेशन का साधन बन गया, एंटरटेनमेंट का साधन बन गया, कम्युनिकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। उसमें ये था कि एक हमने कंट्रोल रूम तैयार किया जिसमें हमने आरजेस ट्रेन किए और बहुत ही कम खर्चे में हम लोगों ने उस साउंड प्रूफिंग करके एक कमरे की छोटे से की और उसमें आरजेस को एक सॉन्ग्स का कलेक्शन उसमें कंप्यूटर में भर देते थे और उसमें फिर वो जैसे कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट होती हैं तो कंट्रोल रूम से वो गाने फिर रिले होते थे और उसमें ये था कि जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो अपनी सिफारिशें लिख के भेज सकते हैं, जैसे हम ऑल इंडिया रेडियो को सिफारिशें भेजते हैं कि मुझे ये गाना पसंद है, ये चला दो। हाँ जी। तो वो लोग अपनी सिफारिशें कंट्रोल रूम में दे देते थे और वो कंट्रोल रूम से सिफारिश आरजे के पास पहुंच जाती थी कि आप ये वाला गाना आज चलाइए, और वो गाना फिर वो चला देते थे। तो आप अपनी बैरक में ही रह के अपनी उसमें रह अपने जहाँ पर आपकी रहने की जगह है वहाँ रह भी रहे हो और गाने भी सुन रहे हो अपनी पसंद के। और अगर कोई वीआईपी वगैरह या मैं जाती हूँ जेल में तो उनको कुछ मैसेज देना है तो मैं वहाँ कंट्रोल रूम में और आरजे के पास बैठ के मैं उनको जेल में अपना मैसेज भी देती थी। कोई रिलीजियस लीडर्स आए, कुछ आए तो उनके थ्रू अगर कुछ मैसेज देना है तो हम उस तरह की अच्छी मैसेजिंग भी हम लोग कंट्रोल रूम के द्वारा ये एफएम रेडियो में करते थे। तो शुरू में तो मुझे लगा था जब ये आइडिया आया अटपटा सा कि जब मेरे बेटे ने मुझे सजेशन दिया कि ये आप एफएम रेडियो क्यों नहीं शुरू करते, मैंने कहा जेल में तो कम्युनिकेशन बंद किया जाता है, खोला नहीं जाता है। बट देन हमारी टीम ने एक ये सिस्टम शुरू किया एफएम रेडियो का और बहुत ज़ोर शोर से हमने एक फंक्शन किया और बहुत सारे कैदी खुश भी हुए क्योंकि एंटरटेनमेंट का एक साधन उनको मिल गया। हाँ जी। और एक आरजे को एक अपनी टैलेंट को दिखाने का, सुधारने का मौका भी मिल गया। सो बिज़ी रहने के लिए कैदियों को हम लोगों ने एक अच्छा सा हमें एक माध्यम मिल गया था। तो आपने बेसिकली तिहाड़ जेल का माहौल बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्रोडक्टिव कर दिया था एक्चुअली। कोशिश तो यही थी हमारी कि हम किसी तरह से लोगों को यहाँ पर जब तक हैं तिहाड़ में अपना मतलब कैद का समय गुजार रहे हैं या अंडर ट्रायल भी हैं तो जितना समय हो उनका अच्छे से गुजरे और वो जब निकलें तो सुधर के निकलें और अच्छे इंसान बनकर निकलें। जो हमारा उद्देश्य है वो ज़रूर पूरा होना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता था। तो मैम आपको क्या लगता है जेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या टूटता है, शरीर, मन या उम्मीद? तीनों के ऊपर असर होता है। अच्छा। क्योंकि आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आपको आज़ादी तो है नहीं, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हो जहाँ भी आपको रहना है। कभी आपको 8-10 लोग भी मिलेंगे, कभी आपको लंबी बड़ी बैरक में रहना है तो उस बैरक में 40-50 लोग भी रह रहे होंगे। तो एक तो वो सुविधा नहीं रहती तो शरीर के ऊपर अफेक्ट तो होता ही है और खाना पीना भी आपको अपने परिवार में जैसा मिलता है वैसा तो एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता, बट खाना तो ठीक ठाक मिल जाता है। तो एक मन जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है और तकलीफ़ में रहकर आदमी हो सकता है स्ट्रॉन्ग, कुछ लोग हो सकता है स्ट्रॉन्ग भी बनते हो और जब आप सिस्टम का शिकार हो जाते हो, जब आप डिले होता है आपका ट्रायल में या बेल मिलने में तो कहीं ना कहीं निराशा तो होती है। तो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी, निराशा आपको अफेक्ट करती है और उसकी वजह से आपकी जो सोच है वो सब में बदलाव तो आता है और काफ़ी सारे लोग तो संतोषी मतलब एक संतोष का जीवन जीने की कोशिश भी करते हैं कि जैसा है उनको गुजरना है इससे तो। और समय एक बहुत बड़ा मलहम है
समय के साथ बहुत सारी चीज़ें सुधर भी जाती हैं, तो असर तो पड़ता है, खराब असर पड़ता है। यू कैन बिकम स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, और स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ आप जीवन में अपने सुधार लाने की भी कोशिश करोगे। कुछ लोग हैं जो अपना अपना रवैया होता है, कुछ लोग हो सकता है कि सुधरने की बजाय वो उनके दिमाग में गलत ख्याल भी आए, तो इट कैन मतलब गलत तरीके से भी आपको अफेक्ट कर सकता है, ये तो पॉसिबल है। और शरीर, मन और आत्मा तीनों को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है जेल का माहौल। लेकिन ये इंसान की अपनी काबिलियत पर है, अपनी डिटर्मिनेशन पर है कि वो कितना इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देता है, नेगेटिविटी को या उस माहौल को। और कुछ लोग तो सुधर के भी निकले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कि ये हो गया, मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा नहीं करूँगा या नहीं होने दूँगा, ना किसी और को करने दूँगा। सो हर तरह का आपको एक उदाहरण देखने को मिल जाएगा। तो मैम, आपने 7 इयर्स तक विमेन सेल के लिए भी काम किया, तो वो वाला अनुभव कैसा रहा आपके लिए? और आपने बहुत सारे अलग अलग सुधार किए उस दौरान, तो मैम उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जब मैं विमेन सेल में आई पहली बार, तब मैं एसपी लेवल की डीसीपी थी। और जब मेरी पोस्टिंग हुई तो यूजुअल पुलिसिंग से फ़र्क था ये काम। मतलब पुलिस का एक सोशल साइड कह सकते हो, पुलिसिंग का सोशल साइड था। तो उस समय में नया कानून बना था 304B, डाउरी डेथ का जो था। उन दिनों महिलाओं को जैसे कहते थे कि पेट्रोल डालकर या केरोसिन डालकर जला दिया जाता था दहेज के लिए। तो ये वो दौर था 1985, 86, 87 का। तो जब नया कानून ये आया था, जब डाउरी डेथ को इंट्रोड्यूस किया गया था कानून में, तो उस समय में पोस्टिंग हुई मेरी। तब कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नया सेल खोला गया, विमेन सेल, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में। तो वहाँ पर जिम्मेदारी थी कि हम इस तरह के केसेस को स्पेशल अटेंशन दें और इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो, स्पेशलाइज पर्टिकुलर अटेंशन दिया जाए इन चीज़ों को, और कानून का इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो हम लोगों ने वो नया सेल शुरू किया था। तो मेरे से पहले मेरी प्रीडिसेसर थी कंवलजीत देव, उन्होंने शुरुआत की थी इस सेल की। और मेरा उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई, जब उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया तो मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ पर। और जब काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही सेटिस्फाइंग काम है, क्योंकि अगर कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलाने की कोशिश करना और उसके लिए स्टेप्स उठाना, तो बहुत ही अच्छी मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा काम है। तो मैंने बहुत दिल लगाकर वहाँ पर काम किया। और हम लोगों ने उस समय में रात को महिलाएं ड्यूटी नहीं करती थी पुलिस में। और रात को अगर कुछ हादसा हो जाता था तो कोई था नहीं रात को मौके पर जाने के लिए, महिला पुलिसकर्मी। तो हम लोगों ने एक वहाँ पर कंट्रोल रूम शुरू किया पुलिस हेडक्वार्टर्स में ही, और ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई कि आप रात को वहाँ जाएंगी। और हमारा ये था कि एक अगर लेडी ऑफिसर है तो उसके साथ एक मेल ऑफिसर साथ में सपोर्ट टीम की तरह से ये लोग काम करेंगे, एक मेल ऑफिसर और एक फीमेल ऑफिसर। तो रात को तो जब उनको ड्यूटी करनी पड़ी, रात को तो कभी की नहीं थी। तो शुरू में तो रेजिस्टेंस हुई कि हम रात को ड्यूटी नहीं करेंगे। चैलेंजिंग हो गया था थोड़ा सा, लेकिन उनसे जब बातचीत की गई तो लोग तैयार हुए। और मैंने कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ रात को ड्यूटी करूँगी, अगर तुम लोगों को दिक्कत है तो। ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो फिर हम लोगों ने उस शुरुआत की। और जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट की खबर मिलती थी कंट्रोल रूम के द्वारा, हमारी लेडी ऑफिसर या जो भी ऑफिसर ड्यूटी पर होता था वो मौके पर जाते थे और कानून की इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की हम लोगों ने शुरुआत की।
उसके अलावा हम लोगों ने छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत होती थी महिलाओं के साथ, बसेस में, सड़कों पर, कहीं पर भी। तो हम लोगों ने एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। वो अभी तक चल रहा है? वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग Yeah. प्रोग्राम आज भी चल रहा है और जब भी होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें मैंने शुरू की। फिर उसके बाद में समय के चलते चलते 1091 की हम लोगों ने शुरुआत की, हेल्पलाइन की, कि महिलाएं अपने घर में बैठकर ही फ़ोन कर सकती हैं या जहाँ भी कहीं हो 1091 हेल्पलाइन पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और मौके पर ही उनको हेल्प भेजी जाएगी। सो चाहे वो घर हो, चाहे वो कहीं और मौके पर रास्ता हो, जैसा भी हो। तो हम लोगों ने कोशिश की कि हम इमीडिएटली तुरंत महिलाओं को हेल्प पहुंचाएं। एक मोबाइल टीम भी तैयार की गई कि जहां से भी इस तरह की शिकायत आती है उस मौके पर हम एक टीम भेजें और महिला की मदद करने के लिए। तो इस तरह से हेल्पलाइन की शुरुआत हुई और मोबाइल टीम की शुरुआत हुई और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हम लोगों ने कॉलेजेस में जाकर, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में जाकर ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए और उसके अलावा साल में 2 बार जब स्कूलों की, कॉलेजेस की छुट्टियां होती हैं उन दिनों करीब 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, और उसके नतीजे बहुत अच्छे रहे। दिल्ली पुलिस क्योंकि ये है कि पुलिस के पास शिकायत करने के लिए जाने के लिए लोग हिचकते हैं, महिलाएं खास तौर से। उनको लगता है हम पुलिस में क्यों जाएं, शायद पुलिस वाले हमारी शिकायत नहीं सुनेंगे या काम नहीं करेंगे हमारी। कई बार सिचुएशंस ऐसी भी हो जाती हैं कि कई बार ऐसे केसेस होते हैं, रेप केस होते हैं, तो वो कई बार इसीलिए नहीं हिचकती हैं कि उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 50 बारी पूछे जाते हैं कि उनको लगता है कि यार ये सब मेरे साथ पहले से ये सब चीज़ें हुई हैं और मुझे और भी जाके वहाँ पे बार बार वो करना पड़ेगा। तो जो हमारी महिला ऑफिसर्स थी या पूरी जो हमारी टीम होती थी, वो उनको हम स्पेशली ब्रीफिंग करके या ट्रेनिंग दे के भेजते थे कि आपने क्या पूछना है और किस तरह से विक्टिम से बातचीत करनी है, कंप्लेनेंट से बात करनी है, तो कंप्लेनेंट को ताकि विश्वास दिलाया जा सके। और ये जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, ये तो हम लड़कियों को तैयार करना चाह रहे थे कि आपको पुलिस को बुलाना ही ना पड़े। आप अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी शरीर के जो विभिन्न भाग हैं, आपकी उंगलियां हैं, आपकी हील्स पहनी हुई हैं, आपने सेफ्टी पिन है आपके पास या हेयर पिन है, आप उसको ही इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने उस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लड़कियों को सिखाने की कोशिश की कि आपको पुलिस को बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप खुद ही उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओ, खुद ही कर सको। और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ज़रूरी है, और महिलाएं शायद या लड़कियां अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ ध्यान नहीं देती हैं। तो एक ये भी था कि अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ ध्यान दें और अपने शरीर की ताकत को पहचानें कि अपने हाथ को, अपनी कोहनी को, अपने पैरों का इस्तेमाल, कि आप अटैक कोई आपको बदतमीज़ी कर रहा है तो आप उसको किस तरह से सबक सिखा सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं, और उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको मैसेज ही देना है ना आपने कि आप बदतमीज़ी नहीं चलेगी आपकी। सो इस तरह की हम लोग ट्रेनिंग देते थे और मुझे बहुत खुशी है कि आज भी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं और वो हेल्पलाइन हर जगह चल रहे हैं। मैम स्कूल्स में ये होता है कि बच्चे ये जूडो, कराटे, ये सब सीखते हैं, ये इनका एक सब्जेक्ट होता है, मतलब। हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे बहुत खुशी होती है और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हम लोगों ने कुछ पॉजिटिव, दिल्ली पुलिस कुछ अच्छा पॉजिटिव काम कर रही है और आज भी कर रही है। यस। तो मैम जो आपने बताया मुझे कि ये डॉरी केसेस और महिलाओं को जला दिया जाता था, उस दौरान जब आपने बताया 1984-85, उस दौरान ये सब चीज़ें पीक पे थी, बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे हर दूसरे तीसरे घर में ये घटनाएं होती थी। तो लाइक अब जो देखते हैं अब तो सिनेरियो ना के बराबर है, मतलब वो शायद अभी तो मैरिटल डिस्कॉर्ड के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि महिलाएं शायद पढ़ लिख गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं और अवेयरनेस बहुत है लोगों में। और आई थिंक ये सब जो हमने काम किए हैं उसका नतीजा यही है कि महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस करती हैं और अन्याय को वो सहना नहीं चाहती हैं, उसका जवाब देती हैं, उसके बारे में कुछ करना चाहती हैं और वो घुट घुट के नहीं मरना चाहती।
और बहुत अच्छा चेंज आया है समाज में। और आई थिंक ये सब सरकारी जो कानून में बदलाव आए हैं या पुलिस ने या सिस्टम ने जो काम किए हैं समाज में बदलाव लाने के, महिलाओं में अवेयरनेस लाने के, तो उन सब का ये नतीजा है कि महिलाएं अब अपने आप को सशक्त महसूस करती हैं। और हम ऐसी चीज़ें बहुत ही रेयरली देखते हैं कि महिलाएं किसी की अत्याचार का इस तरह से शिकार हों। सो बहुत अच्छा बदलाव है समाज में। वो महिलाएं बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग की और बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गई हैं। मैम, जैसा आपने बताया ना अभी कि कहीं ना कहीं लोगों को भी डर है इस चीज़ का, क्योंकि अब इतने तरह के कानून बन गए हैं ना कि उन्हें पता है कि हम कुछ ऐसा करेंगे तो हम बच तो नहीं सकते। और जैसा कि आपने बताया कि उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, सेल्फ इंडिपेंडेंट। मैंने देखा है कि जो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अच्छे घर की, मेरे फादर के बॉस थे, उनकी डॉटर बहुत पढ़ी लिखी, उनको जला दिया था। तो ऐसा नहीं है कि अब पता है, समाज में डर है कि हमने कुछ ऐसा करा ना कि इसका कुछ बहुत ख़राब नतीजा होगा। तो कहीं ना कहीं जो आपने ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की, इसका ही लोगों में डर है कि हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, अब किसी को भी ऐसे हम परेशान नहीं कर सकते। हाँ, कानून का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कानून इस तरह का बन गया है और महिलाएं उस कानून का इस्तेमाल करके कंप्लेंट कर सकती हैं और ट्रायल भी हुए हैं, लोगों को सज़ा भी मिली है। काफ़ी लोगों को शायद सज़ा के अलावा बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ा। तो बहुत चीज़ें बदली हैं समाज में। अब तो मैं लोगों को देखा, लोग खुद ही दहेज नहीं लेना चाहते। मतलब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, काफ़ी अच्छे आजकल तो परिवार बहुत हैं। ऐसी सोच है लोगों की। काफ़ी सोच में काफ़ी बदलाव आया है। और महिलाएं क्योंकि पढ़ लिख गई हैं, काम करती हैं, तो शायद उनको अब माँ बाप को दहेज देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि महिलाएं खुद ही इतना कमा रही हैं और कई केसेस में तो महिलाएं पुरुषों से भी अच्छा कर रही हैं। तो दहेज का जो है उतनी वैल्यू नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी किसी ज़माने में। तो मैम, आपने इतनी सारी चीज़ें की सोसाइटी के लिए, तो थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हेल्पलाइन हो गई आपका, और आपने तिहाड़ में इतना काम किया, एक पॉजिटिव माहौल दिया ऐसी जगह को कि जो नेगेटिव थी, तो फ़क्र महसूस होता है अपने अंदर से? बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है कि आपने जीवन में सिर्फ जॉब नहीं की, आपने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से समाज में बदलाव की शुरुआत हुई, या आपने कंट्रीब्यूट किया समाज में बदलाव के लिए। और कई महिलाएं मुझसे काफ़ी दिनों तक जुड़ी रहीं और वो कहती थी कि हमारे घर में जो बदलाव हुआ वो आपका ही कंट्रीब्यूशन था या आपकी मदद से हुआ। तो बहुत ही एक सेटिस्फाइंग सा इट्स मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन तो है ही। और मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे एक मौका मिला, सरकार ने एक मुझे मौका दिया, और इस जॉब ने, इस पुलिस की जॉब ने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि मैं इस तरह के काम कर पाई और समाज में बदलाव के लिए मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैं दे पाई। हम छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा है जो अब तक जारी है। तो मैम, ये छेड़छाड़ से जो रिलेटेड मामले होते थे, इसके ऊपर आपने एक मूवी भी बनवाई थी, तो मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? हमने कई मूवीज़ बनाई थी और दूरदर्शन की मदद से हम लोगों ने कि किस तरह से महिलाएं शिकायत कर सकती हैं, किस तरह से मुकाबला कर सकती हैं अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार करता है या उनके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, गलत व्यवहार करता है। तो अवेयरनेस लाने के लिए उस समय में महिलाओं में अवेयरनेस लाना एक बहुत ज़रूरी था उस समय में, जब महिलाएं महसूस करती थी अपने आप को असहाय। अब उनको किस तरह से सशक्त बनाया जाए, तो उनको सशक्त बनाने के लिए हम लोगों ने अवेयरनेस लाने के लिए उसमें काफ़ी मेहनत की, फिल्में बनाई ताकि महिलाओं में अवेयरनेस पैदा हो। और जब दूरदर्शन की फिल्में टेलीकास्ट हुई थी तो उसमें हमें पूरे भारतवर्ष से चिट्ठियाँ आती थी कि हमें इस तरह की मदद चाहिए। और बहुत अच्छा लगता था कि महिलाएं अब शिकायत करने लगी हैं, उनमें अवेयरनेस आ रही है। तो एक बदलाव देख के ही अपने आप में एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता था।
और ये जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम जब शुरू हुए तो उससे तो बदलाव बहुत आया। और हमने इसके अलावा एनजीओज़ के साथ में, जो महिलाओं के लिए काम कर रही थी एनजीओज़, उनके साथ हमने तालमेल बिठाया, उनके साथ मीटिंग्स की रेगुलरली, ताकि वो महिलाएं उनकी समस्याएं लेकर, जो ये एनजीओज़ काम कर रही थी, उनके साथ हमारा तालमेल बैठे। और महिलाओं की समस्या को कई बार अगर हम नहीं समझ पाते तो महिलाओं की समस्याओं को लेकर ये जो एनजीओज़ आते थे हमारे पास में, उनकी बातें सुनकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और उनकी मदद से काफ़ी काम भी किए। तो एनजीओज़ का भी काफ़ी योगदान रहा समाज में बदलाव लाने के लिए। और मतलब जितनी भी एजेंसीज थी सरकार की, सब लोगों ने मिलकर और पुलिस ने मिलकर समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत योगदान दिया है। सिनर्जी एक थी और तभी आई थिंक बदलाव इतनी तेज़ी से और अच्छे से आ पाया। और मैम उस टाइम पे बदलाव लाना बहुत इजी नहीं था। आजकल तो क्या है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, 2 मिनट में चीज़ें फैल जाती हैं। उस टाइम पे तो सब कुछ अपने आप करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको पहले बनाना फिर इम्प्लीमेंट करना, इट्स वेरी टफ जॉब। हाँ, उन दिनों मुश्किल तो होती थी क्योंकि टेलीफोन ही था एक मेन साधन और दूरदर्शन था, तो जो भी अवेलेबल था उसका इस्तेमाल किया गया और हम लोगों ने काम किया, उसके रिजल्ट्स भी देखे। मीटिंग्स बहुत होती थी तब। अभी तो मीटिंग की बजाय अब कम्युनिकेशन से ही आधे काम हो जाते हैं, आधे क्या ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। सो उन दिनों कम्युनिकेशन का साधन तो मीटिंग्स ही होती थी। तो वो सब किया गया, जिस समय के साथ अपनी तौर तरीके, अपने काम करने का रवैया, आपका काम करने का जो सिस्टम होता है वो सब आप उसी हिसाब से बनाते हो। तो उस समय में जो भी सिस्टम था उसी का हमने इस्तेमाल किया और काम किया। सेटिस्फेक्शन भी मिला उसका। तो मैम आपको लगता है कि पुलिस को जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए उसके काम का उतना नहीं मिल पाता है? देखिए, पुलिस की जॉब क्राइम कंट्रोल की है, शांति बनाए रखने की है, लोगों की प्रॉपर्टी की और जान माल की सुरक्षा की है। तो ये सब काम पुलिस करती है, मुस्तैदी से करती है और समाज में जो बदलाव आते हैं उसकी वजह से ये काम मुश्किल भी हो जाते हैं। इंडिविजुअल प्रोटेक्शन देना तो शायद पॉसिबल नहीं है, जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस अपने जो भी कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से पुलिस का काम जनता तक नहीं पहुंच पाता। और कुछ ख़राब एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं लोगों को, जिसकी वजह से पुलिस की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो लेकिन पुलिस बहुत मेहनत करती है लोगों का विश्वास जीतने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए। तो कोशिश तो यही रहती है कि पुलिस अपना अच्छा काम करे और हम लोगों ने तो कोशिश भी की है और उसके नतीजे भी देखे हैं, समाज में बदलाव भी आया है। तो कोशिश चलती रहती है पुलिस की और मुझे लगता है कि पुलिस की वजह से ही समाज में शांति बनी हुई है, लोगों की प्रोटेक्शन, लोग प्रोटेक्टेड भी महसूस करते हैं। तो ये हो सकता है कि कमी कहीं किसी काम में रह जाए या किसी को न्याय ना मिल पाए या किसी को गलत व्यवहार पुलिस उनके साथ करे, तो लेकिन सीनियर लीडरशिप की और कोशिश तो यही रहती है कि काम पुलिस अपना मुस्तैदी से करे, अच्छे से करे, लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले। और लोअर लेवल पर क्योंकि वर्किंग कंडीशन बहुत टफ है तो कई बार हो सकता है किसी से गलती हो जाए, तो लेकिन एक अवेयर समाज ही अवेयर पुलिस को पा सकता है। तो मुझे लगता है कि समाज में अवेयरनेस लाना भी एक बहुत उतना ही ज़रूरी है और लोग जितना अवेयर होंगे, शिकायत करेंगे और खुलकर पुलिस की अगर कुछ गलतियां हैं उनको उजागर करेंगे तो ज़रूर पुलिस सुधरने के लिए कोशिश करती रहेगी और मुझे लगता है एक आइडियल और आदर्श पुलिस हम लोग बना सकते हैं। एक अवेयर पब्लिक ही आदर्श पुलिस बना सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो मैम आपने बताया कि महिलाओं के अंदर बहुत बदलाव आए हैं, तो पुरुषों को भी कुछ बदलाव की ज़रूरत है समाज को सुधारने के लिए। मैम देखिए, महिला और पुरुष दोनों समाज के 2 पहिए हैं और एक पहिए के बिना दूसरा पहिया अटक जाएगा अगर एक पहिया ठीक नहीं चलेगा तो ना स्पीड ठीक हो पाएगी, ना सुधार आ पाएंगे।
तो मेरा मानना है कि इकट्ठे मिलकर महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को और युवतियों को, सबको मिलकर अपने एटीट्यूड में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर हम कहें कि महिलाएं ही आगे बढ़े हर चीज़ में, तो वो तो शायद उनके साथ ज़्यादती होगी। अगर उनको सपोर्ट मिले, पुरुषों की, घर में जो युवा हैं या उनके माता पिता हैं, अगर उनकी सपोर्ट मिलती है पूरी, तो समाज में बदलाव भी अच्छे आ सकता है और महिलाएं ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी घर से निकलने में। तो पुरुषों में, युवाओं में बदलाव लाना उतना ही ज़रूरी है जितना महिलाओं में अवेयरनेस पैदा करना। तो तभी वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि पुरुषों को महिलाओं की इज़्ज़त करना सिखाया जाए, उनको एक बराबरी का इंसान समझने की, विद ऑल द सेंसिटिविटी, और उनको मतलब उनके साथ उनको अपना साथी बनाकर, अपने बराबर का समझकर उनके साथ व्यवहार किया जाए, ना कि उनको अपने से कम समझकर उनको एक उपभोग की वस्तु समझ के ही उनको उनके साथ व्यवहार करें। तो एक महिला की नज़र में पुरुषों का इज़्ज़त होनी चाहिए, पुरुषों की, और पुरुषों की नज़र में महिलाओं की इज़्ज़त पूरी होनी चाहिए। तो समाज के ये जो दोनों पहिए हैं, अगर ये बराबर चलेंगे तो समाज में बदलाव भी जल्दी आएंगे और समाज हमारा अच्छा बैलेंस समाज बनेगा और जिसमें सभी खुशी खुशी रह सकते हैं। वेरी ट्रू मैम। तो मैम, आपकी लाइफ की जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई? आप आईपीएस ऑफिसर बने, तो किसने आपको इतना मोटिवेट किया कि आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी और जब स्कूल में मेरे परफॉर्मेंस अच्छा रहता था तो घर से भी पूरी सपोर्ट मिलती थी और हमेशा मैं मतलब क्लास में हमेशा अव्वल दर्जे पर आती थी। तो जब हायर सेकेंडरी होता था हमारे ज़माने में, उसमें भी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था 13वें नंबर पर। तो उस वजह से, क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी, तो मुझे घर से मोटिवेशन मिला। मेरे पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। तो जब मैं स्कूल में थी तभी से मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कुछ बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है और मुझे अच्छी नौकरी चाहिए। तो उसके लिए मैंने शुरू से ही तैयारी शुरू कर दी थी। फिर लकीली, क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी, लेडी श्री राम कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला और उस लेडी श्री राम कॉलेज में एजुकेशन का भी एक अच्छा असर मेरे ऊपर हुआ और शायद पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जीवन को किस तरह से देखना है, उसमें भी मुझ में काफ़ी ओपननेस और बदलाव आया, कॉन्फिडेंस आया। और उसके बाद में मैंने जब पहली बार अटेम्प्ट किया आईएएस के लिए, कोचिंग भी ली थी। जब आईएएस की मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया तो मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। वाओ। तो मैं 22 साल की थी तब, तो मैंने तब ज्वाइन कर लिया। सो आई वॉज़ वेरी लकी। बहुत ही किस्मत अच्छी थी मेरी और मैंने तब ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद तो जर्नी बहुत अच्छी रही। 4 साल मैं अंडमान निकोबार में पोस्टिंग रही मेरी शुरुआत में। फिर उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस में रही। उसके बाद में मैं अरुणाचल प्रदेश गई। मैं सीआरपीएफ में भी 4.5 साल काम किया। उसमें से 2.5 साल 2 साल रैपिड एक्शन फोर्स में काम किया सीआरपीएफ की। और उसके बाद दिल्ली पुलिस में वापस आई और विमेन सेल में 7 साल काम किया। तो मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी, खूबसूरत और रिवॉर्डिंग रही और हर जॉब को, हर पोस्ट को मैंने खूब एंजॉय किया, खूब सीखा और खूब काम किया। और मुझे पहले लगता था कि विमेन सेल की मेरी पोस्टिंग बहुत ही सेटिस्फाइंग रही, लेकिन जेल में जाने के बाद, जेल में जब मैं डीजी प्रेजेंस रही 2 साल, तो तब लगा कि ये तो उससे भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग जगह है।
और मैंने अपने आप को एक जेल के डीजी के तौर पर देखने की बजाय मैंने अपने आप को एक अभिभावक, कैदियों का अभिभावक के तौर पर मैंने अपने आप को ट्रीट किया कि मैं अभिभावक के तौर पर मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको निभाऊं। तो वो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही तभी रिवॉर्डिंग रहा। तभी आपने इतने बड़े बड़े बदलाव किए लोगों की लाइफ के अंदर, और जेल के अंदर जो एक नेगेटिव जगह है उसको आपने इतना पॉजिटिव बनाया है। कोशिश की, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग कुछ ना कुछ तो कर पाए। और उसके बाद में दिल्ली पुलिस से मैं 2016 में रिटायर हुई, और अभी पीछे देखती हूँ तो मेरी जर्नी बहुत ही सेटिस्फाइंग, बहुत ही रिवॉर्डिंग रही है, और बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं मेरे जीवन के। और मुझे कभी काम में ये नहीं लगा कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे हमेशा ये लगा कि मैं जीवन को एंजॉय कर रही हूँ। वाह, जीवन को हमेशा मैं एंजॉय ही करती रही। जहाँ भी गई हूँ, जहाँ भी मैंने जिम्मेदारी संभाली है, उसको मैंने पूरी तरह से निभाया, एंजॉय किया है। और शायद यही है कि अब मुझे पीछे देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यादों के पुरानी यादें जो हैं वो मुझे बहुत ही सुकून देती हैं। अमेजिंग मैम। तो मैम आपने 1978 में जॉब ज्वाइन की थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे लाइक आपको नहीं लगता था कि फीमेल इन पोस्टों पे ना के बराबर होती थी, और उस टाइम पे उतना कल्चर भी नहीं था फीमेल्स का उतना वर्क करने का, तो कुछ कठिनाइयाँ आई उस दौरान आपको? कठिनाइयाँ तो नहीं आई, लेकिन मैं क्योंकि एक प्रोटेक्टेड माहौल में बड़ी हुई थी, और तो कभी घर से दूर रही नहीं, तो जब ट्रेनिंग के लिए गई तो मुझे अटपटा तो लगा शुरू में, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस जो होता है कि आईपीएस में हूँ, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस, और पुलिस एकेडमी का माहौल भी बहुत अच्छा था। तो उन सब के बावजूद बहुत अच्छे से समय मेरा ट्रेनिंग का भी बहुत अच्छा निकला, और फिर उसके बाद में जो जॉब में आने के बाद जो मज़ा आया, जो मैंने आनंद लिया काम करने के साथ साथ काम को एंजॉय किया, उसको याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैम उस टाइम पे मेल डोमिनेटिंग जो समाज था उसके आप उस टाइम पे काम कर रही थी, तो कभी ऐसा फील हुआ कि आपको किसी काम को करने से मतलब ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसा कभी चीज़ें हुई हैं आपके साथ? ऐसा तो शुरू शुरू में तो देखिए महिलाएं थी नहीं, तो कई बार पोस्टिंग आपकी मर्ज़ी की नहीं मिलेगी। जो आप एग्जीक्यूटिव पुलिसिंग चाहते हो उस तरह का कई बार आपको नहीं मिलता है, और अब महिला होने के नाते ये कह दिया जाता है कि आप महिलाओं की परेशानियों को ही देखो, उन्हीं को संभालो। सो उस समय में ऐसा था क्योंकि महिलाएं थी नहीं ज़्यादा, और अगर महिलाओं की समस्याओं को लेकर महिलाएं काम नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। और पुरुषों में वो सेंसिटिविटी का लेवल उस समय में ये माना जाता था कि वो नहीं होता है, लेकिन आजकल तो मैं समझती हूँ कि पुरुषों में भी उतना ही सेंसिटिविटी का लेवल अच्छा है जितना किसी महिला में हो सकता है। और कोई महिला भी सख्त हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सारी महिलाएं भी उतनी ही सेंसिटिव हों जितना एक मतलब अपना एक इंडिविजुअल का सेंसिटिविटी लेवल डिफरेंट हो सकता है। और जेंडर से उसका थोड़ा बहुत लेना देना है बहुत, लेकिन टोटली ये नहीं कह सकते कि महिला बहुत सेंसिटिव होगी और पुरुष सेंसिटिव नहीं होगा, तो ये कहना तो गलत है। तो शुरू शुरू में ये सब चीज़ें थी, और लोगों को लगता था कि अरे इनको डिफ़िकल्ट एरिया में क्यों भेजा जाए, अरे इनको डिफ़िकल्ट पोस्टिंग क्यों दी जाए। लेकिन संभाल नहीं पाएंगे। काम करने के बाद हमको काम करते हुए देखकर सभी लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट में और सभी जगह ये अनुभव किया गया कि महिलाएं किसी से कम तो है नहीं। तो हम लोगों को फिर बाद में पोस्टिंग में कोई दिक्कत ऐसी नहीं हुई। शुरू शुरू में ऐसा माना जाता था कि महिलाओं को ऐसी खूंखार जगह पे या जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सख्त क्रिमिनल से डील करना पड़े ऐसी जगह पे ना भेजा जाए, लेकिन ये सब महिलाओं ने अपने काम के द्वारा ये सिखा दिया, ये दिखा दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तो फिर अभी तो बराबरी की बात चलती है। ऐसा अब आजकल तो ऐसा नहीं होता कि आपको महिला होने के नाते कोई पोस्ट ना मिले। सो अभी तो बराबरी की है, और मतलब शुरू शुरू में ऐसा था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड जैसे जैसे हमारा करियर प्रोग्रेशन होता गया हम लोगों को कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं महसूस हुई। हमेशा सपोर्ट मिला आपको? जी बिल्कुल सपोर्ट मिली है डिपार्टमेंट से। तो मैम मैं आपकी कॉन्फ्रेंस
देख रही थी यूट्यूब पे, उसमें स्पीच दे रहे थे आप, तो उसमें आपने बोला था कि जो प्रिजनर्स हैं 4.4% महिलाएं हैं। तो कि जो महिलाएं हैं बहुत पॉजिटिव रहती हैं और अपने हर काम में बिजी होती हैं, अपने परिवार को संभालती हैं, लेकिन आजकल माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ है, मुझे जो लगा है। बहुत सारे केसेस हुए हैं पीछे कि आदमी को अपने हस्बैंड को मार दिया किसी के साथ मिलके, तो कहीं चीज़ें चेंज हो रही हैं क्या? ऐसा हुआ है क्या? मतलब जो आप एज ए देखिए, समाज में बदलाव आया है, तो समाज में ये जो बदलाव है वो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी को की तरफ जा सकता है। तो एक अवेयरनेस है और एक क्लेम करने की अपने आप को, एक जैसे होड़ होती है कि मैं भी अपनी मर्जी चला हाँ, सकती ट्रेंड हूँ। सा बन गया है मैम, हर सो दूसरे एक तीसरे महीने मनमानी केस आ जाते करने हैं। का हाँ। जो है, और उनको, महिलाओं को भी ये लगता है कि ये भी मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों पीछे रहूँ। और मेरे ख्याल से उसमें एक इंडिपेंडेंस जो आई है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया है महिलाओं में। तो ये चीज़ें, समाज में बदलाव तो हर तरीके का आ सकता है, और ये भी एक बदलाव है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं बहुत क्राइम करती हैं, ऐसा तो मैं अभी भी नहीं मानती। और इक्का दुक्का दीज, मतलब ये जो क्राइम में इन्वॉल्व हो भी गई हैं महिलाएं, मैं कहूँगी कि वो एक्सेप्शंस ही हैं। और महिलाएं अभी भी एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, एक प्रोटेक्टर के रूप में, एक घर को संभालने के रोल के उसमें ज़्यादा अभी भी बिज़ी रहती हैं, और वो बहुत प्रोटेक्टिव रहती हैं अपने परिवारों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। तो मुझे लगता है कि अभी एक्सेप्शंस ही कहा जाएगा जो महिलाएं क्राइम में की तरफ जा रही हैं। ट्रू मैम। मैम, आपने बहुत हार्श कंडीशंस में काम किया है और अपने आप को इतना पॉजिटिव भी रखा है, तो किस तरह से आप कर पाएँ ये सब? शुरू से ही आई थिंक मैं बहुत ही शांत स्वभाव की रही, बहुत डिटर्मिन्ड रही, और शुरू से ही मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा झुकाव रहा। तो मैंने 2000 में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, सुदर्शन क्रिया गुरुजी से मतलब सीखा था। और अभी तक 26 साल हो रहे हैं मुझे आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए, और सुदर्शन क्रिया मैं रेगुलरली करती हूँ। उन सब की वजह से शायद सेल्फ कंट्रोल में और जीवन को जीने की कला जो है वो मैंने अच्छे से सीखी है, पॉजिटिव रहना सीखा है, और शांत रहती हूँ बिकॉज ऑफ ऑल दिस। सुदर्शन क्रिया से शायद ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है, सुदर्शन क्रिया इज़ नथिंग बट ब्रीदिंग टेक्निक। सो उससे आपको अपने आप को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, अपना दिमाग शांत रखने में मदद मिलती है। आपका शरीर भी, क्योंकि आप शांत रहते हो तो शरीर भी उसी तरह से स्वस्थ रहता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ से जुड़ें जो आपको पॉजिटिव रास्ते पर रखे। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में तकलीफ़ें नहीं आई या परेशानियां नहीं हुई, चाहे वो सरकारी हो, ऑफिशियल हो, या पर्सनल लाइफ से हो, या फैमिली से जुड़ी हुई हो। समस्याएं मेरे जीवन में भी बहुत आई। लेकिन आई थिंक ये आर्ट ऑफ लिविंग का ही और सुदर्शन क्रिया का ही एक बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन में, कि मैं अपने आप को स्टेबल कर पाई और जीवन को अच्छे से जी पाई, और खुशियों ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। दुख आया लेकिन वो जल्दी ही मेरे जीवन से या मेरे लाइफ से निकल गया, और खुशियाँ फिर लौट आईं, और अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। मैं अनुभव करती हूँ कि मुझे मेरे गुरु ने कुछ ज्ञान दिया जिसकी वजह से मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ, और ईमानदार रहना और दूसरों की सेवा करना, लोगों के लिए कुछ करना, ईमानदारी से जीवन को जीना, मेहनत करना, और एक सेंसिटिव पर्सनालिटी रखना, व्यक्तित्व अपना, ताकि आप दूसरे के दुख को समझ सको और दूसरों के लिए कुछ करने का मन में भी हो और करो भी।
तो हमेशा यही रहता है। और मैंने साउंड हीलिंग भी सीखी, क्योंकि मेरा अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में बहुत विश्वास है और एलोपैथी में भी विश्वास है, लेकिन मेरे को साउंड हीलिंग में काफ़ी ट्रस्ट है। और मैं अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए साउंड हीलिंग भी करती हूँ और दूसरों के लिए भी साउंड हीलिंग करती हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसको एक प्रोफेशन के तौर पर साउंड हीलिंग को इस्तेमाल करूँगी, बट मैं भी बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस ये सब नहीं कर पाई हूँ। बट मेरी ख्वाहिश है, मेरा सपना है कि मैं साउंड हीलिंग को काफ़ी आगे तक लेकर जाऊँ, लोगों को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि मैंने खुद अपने पर्सनल जीवन में भी साउंड हीलिंग का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी नींद आती है साउंड हीलिंग जब आप कर लेते हो। जीवन जीने की एक शैली है, वो आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे सिखाई है। और ये सब पॉजिटिव चीज़ें, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सब, उनका साथ, मेरे परिवार का, मेरे दोनों बच्चों का साथ मुझे सही रास्ते पर ले जा रहा है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुओं की, अपने भगवान की, कि मेरा जीवन अच्छे से चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन से। अमेजिंग मैम। मैम, अगर आपकी लाइफ को रिवाइंड किया जाए तो आप अपनी लाइफ में क्या चेंज करना चाहेंगे? मैं अपने बचपन में वापस जाना चाहूँगी। अच्छा। क्योंकि थोड़े से फ्रेंड्स थे, जीवन बहुत ही क्लियर था और बहुत एंजॉय किया फ्रेंड्स के साथ में, पढ़ाई भी की, डिसिप्लिन भी सीखा और रिजल्ट्स भी मिले। मतलब एक तरह से कह सकते हैं परफेक्ट लाइफ थी। वाह। तो मैं उसी लाइफ में वापस जाना चाहूँगी। और उसके बाद अगर प्रोफेशनल लाइफ देखी जाए तो मैं, मेरे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो मैंने 4 साल बिताए थे, वो मेरे बहुत अच्छे दिन थे। बहुत कुछ सीखा। दोनों मेरे बच्चे वहाँ पैदा हुए, एक पोर्ट ब्लेयर में, एक कार निकोबार में। तो मैंने बहुत ही अच्छा समय अंडमान निकोबार में गुजारा। बहुत ही वेरिड एक्सपीरियंस हुआ। हर लोकेशन पे मैं गई, साउथ अंडमान में, मिडल अंडमान में, कार निकोबार में, और फिर वापस पोर्ट ब्लेयर में। मुझे 4 साल में ही मुझे एसपी बनने का मौका मिला और ज़िम्मेदारियाँ निभाई और बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिला, बहुत अच्छे अनुभव हुए। और एक प्रोफेशनल लाइफ में वो मेरा बहुत ही सेटिस्फाइंग पीरियड था। और मैं चाहूँगी कि अगर मुझे दोबारा से मौका मिले तो मैं उन्हीं दिनों को बहुत अच्छे से और भी अच्छे से जीना चाहूँगी। वाह। तो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं मैम कि अगर लोग आपको याद करें तो आपको किस बात के लिए याद किया जाए? मैं चाहूँगी कि लोग मुझे मेरी सिंप्लिसिटी के लिए, मेरी सेंसिटिविटी के लिए और मेरी ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी के लिए मुझे याद करें। वाह। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और हम चाहते हैं कि समाज को आपने इतनी पॉजिटिविटी दी है तो लोग उस चीज़ को जानें। और आपका ऑरा भी बहुत पॉजिटिव है। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में और बहुत कुछ सीखने को मिला मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।